बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अचानक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल मची हुई है। इस्लामाबाद के अंदर कुछ आम मुलाकातें शुरू हैं। बिलावल जरदारी की बुखलाहट एक पूरी कहानी सुना रही है, लेकिन इस वक्त पीटीआई की भी एक बड़ी आम मुलाकात की बाज़गश्त है। ये मुलाकात क्यों होने जा रही है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, या पीटीआई के लिए ये एक नई ट्रक की बत्ती है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट पर खूब गरजे बरसे हैं। ये उनका जो गुस्सा है ये वाकई जेन्युइन गुस्सा है, और क्या इमरान खान की वापसी के हवाले से इस वक्त जो पीटीआई कुछ कोशिशें कर रही है वो इस वक्त कामयाब हो सकती हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वैसे तो अमूमन जब इस मौजू पे बात की जाती है कि इमरान खान की वापसी होगी तो बहुत सारे लोग फौरी तौर पर ये कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये आप झूठी बातें सुना सुना के हम थक गए हैं, और ये बात हकीकत पे मबनी है। यानी पिछले 3-4 साल के अंदर कई मरतबा इस तरह का तासर जो है वो डेवलप हुआ कि शायद अब कोई बातचीत हो रही है और अब इमरान खान जो है वो जेल से रिहा होंगे और बिल आखिर कोई नए इंतखाबात की तरफ मामलात जाएंगे, या एक आध साल जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जब ये कोई खबर आती है तो उसके कोई ना कोई असरात होते हैं। इस वक्त देखिए जो मौजूदा हाइब्रिड प्लस सिस्टम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाकर लाया गया, वो निजाम तो नाकाम हो गया। अब इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त आप देखें तो एक SIFC बनाई गई। बताया गया कि 1 साल के बाद एक बड़ी तब्दीली आ रही है, मईशत बड़ी बेहतर हो जाएगी, सारी चीजें तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब जो है वो कहानी नई आ गई है। अब बताया जा रहा है, एक तो आपने देखा कि कल अंसार अब्बासी ने एक स्टोरी लगाई रोजनामा जंग के अंदर, दी न्यूज के अंदर, और वो स्टोरी ये थी कि भाई देखें ये SIFC बनाई, 1.5 साल से उसका कोई इजलास नहीं हुआ, कोई उसके अंदर पेशरफ्त नहीं हुई, ये तो कामयाबी नहीं हुई और सरमायाकारी भी नहीं बढ़ी। और ये लगा कि भाई अंसार अब्बासी जिसको एक टाउट सहाफी समझा जाता है और सहाफत के अंदर रईसुल मुनाफिकीन समझा जाता है, यानी वो इसके अंदर इतना बड़ा ऐसा शख्स वो SIFC पे बात कर सकता है जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जहां पे बैठती है, जो आम डिसीजन कर रही है, और जिन्होंने सोचा कि हम वन विंडो ऑपरेशन शुरू करेंगे और आसानियां पैदा करेंगे तो सरमाया आएगा। लेकिन मुल्क के अंदर चूंकि सियासी इस्तेकाम नहीं आया, तो जब सियासी इस्तेकाम नहीं आता तो फिर मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आता, और मजीद जब अब अदालतें इस तरीके से अपाज कर देते हैं और रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है तो फिर वो सारी चीजें रुकावटें हैं उस पर हम जिक्र करते रहते हैं। लेकिन असल कहानी अब आज बयान की है, जिस वजह से कल अंसार अब्बासी ने वो स्टोरी लगाई थी। जरा आप तवज्जो कीजिएगा, बाद लोग इसको बहुत गहराई तक समझ जाएंगे। अब अंसार अब्बासी ने ये नहीं बताया कि भाई ये सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो बैठ के बड़े बड़े दावे किए गए, ये SIFC बनी। अब उन्होंने कहा जी ये इनके पास मुकम्मल इख्तियार ना होने की वजह से ये हुआ है, SIFC को पूरा इख्तियार नहीं है। यानी अब ये अंदाजा करें कि आज की इसकी जो स्टोरी है वो गुज़श्ता स्टोरी के साथ एक कहानी सुना रही है। अब अंसार अब्बासी लिखते हैं कि SIFC के सेक्रेटरी जमील अहमद कुरैशी का कहना है कि चाइनीज और खलीजी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारों ने बारहा पाकिस्तान पर जोर दिया है कि मंजूरियों के अमल को तेज किया जाए, पॉलिसी का तसलसल बरकरार रखा जाए, बैनुल इदारा जाती हम आंगी को बेहतर बनाया जाए और तनाजात के हल का मुअस्सर निजाम कायम किया जाए। अब मामला बड़ा सादा है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर किसी ने कोई यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई या कोई बैनुल अक़वामी कंपनी यहाँ पे आती है और वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो फिर कभी एक इदारा, दूसरा, तीसरा, चौथा वो जाना होता है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। आप अगर दुबई के अंदर भी कोई कंपनी बनाते हैं तो वहां भी आपको बल्दिया की अप्रूवल चाहिए, फिर आपको वहां जो है माहौलियात की अप्रूवल चाहिए। अगर कहीं पे जो है वो दफ्तर आपने लेना है तो वहां मुतलका जो है वो उस महकमे की अप्रूवल वो सारी होती है। लेकिन एक ही छत के नीचे वो सारा जो काम है वो हो रहा होता है।
لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اگرچہ ٹرانسپورٹ اور کچھ محکموں کے لیے آگے پیچھے تھوڑا وہ جانا پڑتا ہے، لیکن اتنا وہ ایک سموتھ جو ہے وہ جلدی والا پروسیس ہوتا ہے اور آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ وزٹ ویزے پہ جا کے دبئی کے اندر آپ کمپنی جو ہے وہ کھول لیتے ہیں اور پھر آپ کا ورک ویزے کے اندر اپنی کمپنی میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی رکاوٹ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے سرمایہ کاری کے اندر کہ چونکہ بہت زیادہ چکر لگانے پڑتے ہیں، بیوروکریسی ہے، ہر محکمے کے اندر بھاگنا پڑتا ہے۔ بھائی یہ بھیڑ جو آج آپ بجا رہے ہیں، یہی بات تو آپ پوری کرنے کے بعد یہ SIFC بنی تھی۔ تو آج جب یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی تو پھر وہی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ بھئی وہ رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، تو پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اب بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ناکامی ہو گئی ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ سرمایہ کاروں نے بارہا پاکستان پر زور دیا کہ بین الادارہ جاتی ہم آہنگی کو بہتر بنایا جائے، تنازعات کے حل کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ ایک مضبوط SIFC ان سرمایہ کاروں کے خدشات کا براہ راست جواب ہے، کیونکہ یہ کونسل رابطہ اور سالتکاری کے متحدہ پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹرکچر میں تبدیلی کا مقصد سی پیک فیز 2 اور وزیر اعظم کے متوقع دورہ چین سے قبل SIFC کو سرمایہ کاری کی منظوری، رابطہ کاری، سہولت کاری اور عمل درآمد کا مرکزی ادارہ بنانا ہے۔ دی نیوز نے یہ جاننے کی کوشش کی اور سیکٹری سے رابطہ کیا تھا کہ اب تک کونسل کتنی سرمایہ کاری حاصل کر چکی ہے، اگرچہ سیکرٹری نے اس حوالے سے تفصیلات فراہم نہیں کی۔ تاہم انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سوشل میڈیا، اخباری مضامین اور دیگر ذرائع سے منظم میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو SIFC میں ضم کرنے کے وزیر اعظم کے فیصلے کو ایسے موقع پر متنازع بنایا جا سکے جب پاکستان اپنی سرمایہ کاری کے ڈھانچے کو مؤثر بنانے اور مرکزی حیثیت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بھائی سوشل میڈیا پہ کمپین یا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے کہ ایک ادارہ بنایا، سول ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھتی ہے اور وہاں اب جو ہے اس سے اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہم لے کے آئے ہیں اور سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ تو سادہ سی بات ہے کہ آپ اپنے اعداد و شمار سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ملک کے اندر جو دودھ اور شہد کی نہریں آپ نے بہائی ہیں تو خوشی ہوگی، ہر بندے کو خوشی ہوگی۔ کوئی بھی پاکستانی وہ چاہے گا کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، سرمایہ کاری آئے، انڈسٹری کھلے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں، غربت کا خاتمہ ہو، مہنگائی کم ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ تو یہ تو ہر بندے کی خواہش ہے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے جب سے یہ آپ نے بنائی ہے؟ اس کی جو ابھی تک وہ کہتے ہیں اعداد و شمار انہوں نے نہیں دیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب اس کا بڑا سادہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، PTI کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے کریک ڈاؤن کیا گیا، ہزاروں لوگوں پر، لاکھوں پر مقدمات بنا دیے گئے، کچھ معلوم کچھ نامعلوم FIRs کے اندر ڈالے گئے، لیکن الٹیمیٹلی پھر 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم اور اب آئین کے اندر 28ویں ترمیم آ رہی ہے، یعنی جو کسر پہلے رہ گئی ہے اب مزید وہ نکالی جائے گی۔ تو اس ذریعے سے جب صرف حکمران طبقہ جو اشرافیہ ہے وہ جب صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے پہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہوتے۔ ہر ملک کا یہاں پہ سفارت خانہ موجود ہے، ان کی اپنے جو اتاشی ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اکنامک سے ریلیٹڈ لوگ سفارت خانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ تمام ہماری حرکتیں، ہمارے کرتوت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ بہرحال بدقسمتی سے اب وہ نہیں مل سکی۔ اگر کوئی ایسی کامیابی ملی ہے تو کم از کم وہ پبلک کے سامنے وہ کوئی کارنامہ آ نہیں سکا۔ اب یہاں پہ اس وجہ سے یہ ایک لاجک ہے کہ عمران خان کو بے شک 6 مہینے لگے، سال لگے یا 2 مہینے لگے، ملک کے اندر جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام جو ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے اندر PTI نے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر بڑے الائنس بنانے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، پہلے اسد کیسر کی سربراہی میں وفد ملتا رہا اور لگا کہ ایک الائنس بنے گا، لیکن شاید مولانا صاحب چابی کے کھلونوں کی طرح ادھر ادھر گھماتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بہانہ بنایا 26ویں آئینی ترمیم کی بار، انہوں نے کہا جی چونکہ یہ میں نے زہر نکال لیا ہے، میرے ساتھ PTI والوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اب ایک مرتبہ پھر
CMKP के सुहेल अफरीदी की मुलाकात होने जा रही है। और खबर बुनियादी तौर पर यह है कि सुहेल अफरीदी जो है उनकी ये मुलाकात मौलाना फजल रहमान जो है उनसे होने जा रही है। और ये मुलाकात जो है वो खबर दी गई है कि मुलाकात होगी और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय थी, ताहम मौलाना के कराची दौरे के बाद ये मुलाकात ना हो सकी। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान के कराची से वापसी के फौरन बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान आम मुलाकात मुतवक्की है। दूसरी जानब ज़राए के मुताबिक सुहेल अफरीदी आइंदा मंगल मुकम्मल तैयारी के साथ अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे, जहां वो एहतजाजी हिकमत अमली का ऐलान भी कर सकते हैं। ज़राए का यह भी दावा है कि अडयाला जेल के बाहर मुस्तकिल धरने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। अच्छा, अब ये मौलाना फजल रहमान से मिलना क्यों जरूरी है? अब उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त सुहेल अफरीदी ये समझते हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है। PTI के अंदर से लोग मुलव्वस हैं, उसमें गंडापुर का नाम जो है वो लिया जा रहा है। चूंकि डेरा इस्माइल खान के अंदर गंडापुर और जो मौलाना फजल रहमान है वो हरीफ भी हैं, तो अब इसको काउंटर करने के लिए कि भाई मैं हटा तो गंडापुर आ सकता है, एक तो ये इसकी वजह हो सकती है। दूसरा, PTI के अंदर से भी एक बड़ी जो मदामत है वो इस वक्त CMKP के सुहेल अफरीदी के खिलाफ मौजूद है। अब जो सीनियर लीडरशिप है दो मुलाकातें महमूद खान अचकजई की मौलाना से हो चुकी हैं। 28वीं आईनी तरमीम आने जा रही है। जो इस वक्त बिलावल की बुखलाहट है वो इसके अंदर वादे है। बिलावल और जो जरदारी है उनका एक ही इशू है, वो जो लूट मार, करप्शन, कौमी खजाना NFC के जरिए अरबों खरबों रुपया सिंध हुकूमत को दिया जाता है। तो मौजूदा जो आईनी तरमीम है उसके तहत चूंकि उसके अंदर कमी हो जाएगी तो माल पानी कम नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर बिलावल वगैरह का फोकस है। आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक, पाकिस्तान, इससे बगैर जरदारी और पीपल्स पार्टी को कोई गरज नहीं है। जरदारी की एक ही ख्वाहिश है कि उसका बेटा वजीर आजम बने और वो इसी ख्वाहिश के साथ अपनी तमाम चालें चल रहा है। तो यहां पे आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शादिया मरी को झटक दिया और सहाफियों को भी झटक दिया। एक सहाफी ने हैदर शराजी है जियो न्यूज से, उन्होंने सवाल किया और वो सवाल था कि जनाब अब आप क्या कर रहे हैं, ये तरमीम आ रही है तो वो ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट से रेलेवेंट थोड़ा क्वेश्चन था, तो उन्होंने कहा आज के बाद मैं आपसे नहीं करूंगा, तो वो गुस्से का इजहार किया गया। तो यानी इतनी बुखलाहट के ना सहाफियों का सामना कर सकते हैं, ना वर्कर्स का सामना कर सकते हैं, ना आम पाकिस्तानियों का। यही हाल यहाँ पे नून लीग का है। खौफ की फिजा के जरिए वो इस वक्त हुकूमत कर रही है। तो मुल्क जो है उसके अंदर इंडस्ट्री नहीं चल रही, आगे रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान की सरहद बंद है, वहां पे तजारत के दरवाजे बंद हुए पड़े हैं, और दूसरी तरफ जो जंग छिड़ी हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसने भी रुकावटें खड़ी की है। तो वो 28वीं आईनी तरमीम बुखलाहट बन गई है और इस वक्त जरूरत है PTI की। क्या माइनस इमरान खान PTI के लोग उचक लिए जाएंगे? तो ये बात भी मुमकिनात में से और एक ऑप्शन मुमकिनात में से है और ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। तो ये देखते हैं कि जो मुलाकात है इसका क्या नतीजा निकलता है। बाकी मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से सख्त जबान इस्तेमाल की है और ये उनका तरीका वारदात है। ये वो CV पेश करते हैं, बुनियादी तौर पर मुतवज्जे करते हैं, उनका ये तरीका है। उन्होंने कहा बलोचिस्तान खून में नहा रहा है, सिंध पर डाकुओं की हुकूमत है, सदर को ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। ये असेंबली एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी बेवकूफ है कि ऐसे पाक साफ आदमी को 8-10 साल जेल में रखा। कभी इतना बड़ा मुजरम के जेल में रखते हैं, कभी इतनी पाक शख्सियत कि उस पर ताहयात केस नहीं होगा। यानी अब यहां पे ये क्यों बात हो रही है? यही मौलाना फजल रहमान उसी को डाकू कह रहा है, उसी जरदारी को जफियां डाल रहा होगा। अच्छा, फिर मौलाना अभी ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि मौलाना को इत्तेहाद का सरबराह बनाया जाए और अचकजई साहब पीछे हो जाएं और वो एक अपोजिशन अलायंस बना के तो क़यादत दी जाए। भाई मौलाना ऐसा बंदा है जो पूरी PTI के इन लीडरों को बेच देगा और ये बात PTI के कारकुनान को भी पता है। चूंकि बुनियादी चीज ये है कि इस वक्त PTI और मौलाना खैबर पख्तूनख्वा में हरीफ हैं। उनका जो वोट बैंक है वही आपस के अंदर तकसीम है। इमरान खान ने रियासत मदीना और अमेरिका के नेटो सप्लाई रोक के जिस तरह के एहतजाज किए, यही तासर जो है वो बिल्ड हुआ और PTI को वोट पड़ा। ये दो चूरन ही मौलाना और मजहबी जमातें वहां पे हमेशा बेचती रही हैं।
ایک امریکہ مرد آباد کی ریلیاں اور دوسرا نظام اسلام کا جو ہے وہ نفاذ. تو یہ دونوں جب عمران خان نے چھین لیے تو مولانا صاحب کی سیٹیں کم ہو گئی, جماعت اسلامی بھی آؤٹ ہو گئی. تو اگر یہ اتحاد کرتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک جو ہے نیچے کارکن بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر گروہ بندی ہے, انتشار ہے, اور اب یہ 28ویں ترمیم کو لے کر بہرحال سہیل آفریدی, اچکزئی یہ سنجیدہ کوششیں اس وقت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے ان کی رہائی ممکن ہو سکے. اب اس کے اندر کتنی کامیابی ہوتی ہے, آنے والے 2-3 ہفتے 4 ہفتے اس حوالے سے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. اگر تو فگر پورا ہو جاتا ہے اور ضرورت پی ٹی آئی کی نہیں رہتی تو پھر سچویشن اور ہوگی, اور اگر یہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا بہت کرتی ہے رزسٹ تو پھر سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے. حتمی طور پر کوئی بھی ایسی بات کہ بھئی رہائی 100% ہو جائے گی وہ اس وقت نہیں کہا جا سکتا. پاکستان زندہ باد.